गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम कल भूआकृतिक प्रदेश पढ़े थे हम लोगों ने, अब आज हम भूआकृतिक प्रदेश में फर्स्ट वाला मैंने बोला था अलग अलग टॉपिक थे अपने, उसमें से फर्स्ट में उत्तर एवं उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ या पर्वतीय प्रदेश था, इसका वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर एवं उत्तर पूर्व की पर्वतीय प्रदेश। बात उत्तर की और उत्तर पूर्व की हो रही है, तो उत्तर में अपने विशाल हिमालय है, सभी जानते हैं आप, और उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं का हम पूरा वर्णन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ठीक है, कौन सा हिमालय पढ़ेंगे अपन? ट्रांस हिमालय। अब इस ट्रांस हिमालय की भी खास विशेषताएं पढ़ेंगे। ये जो हमारा हिमालय मैंने बताया था, हिमालय की जैसे उत्पत्ति हुई है, उस उत्पत्ति में या उससे भी जस्ट पहले जो बना हुआ श्रेणी है आपकी, वो ट्रांस हिमालय है। अतः हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है ये। ठीक है, और प्राचीनतम होने के कारण इसकी और अलग विशेषताएं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब इस ट्रांस हिमालय को अपने को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। वो कौन कौन से पढ़ेंगे हम? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सबसे उत्तर की जो पर्वत श्रृंखला है उसको काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, और उसके बाद कौन सी श्रृंखला आएगी आपकी? जास्कर श्रृंखला आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल क्रम में फैली हुई है उत्तर से दक्षिण में, और ये क्रम भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। सबसे उत्तर में काराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख है, और उसके नीचे जास्कर है। ठीक है, फिर इन सब की अलग अलग अपनी विशेषताएं, लेकिन अपन ट्रांस हिमालय देख लेते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की स्थिति कैसी है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायग्राम में बता देता हूँ मैं। देखो, ये सबसे ऊपर काराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख है, उसके नीचे जास्कर। ये आपकी काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर। अच्छे से दिख रही है? इसको अच्छे से ऐसे ही वर्णन याद रखना है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। ठीक है, तो हम पहले ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं, इन सबको मिला के जो भाग बनता है उसी को अपन ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, ये खास बात है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो अपन वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, और उस अपने टॉपिक में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे काराकोरम। ठीक है, काराकोरम क्या नाम है इसका? काराकोरम। काराकोरम नाम क्यों है? ये काला रंग का पर्वत है पूरा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? काराकोरम कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या विशेषताएं? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गाडविन आस्टीन, K2। ठीक है, यह गाडविन आस्टीन। और अगर भारत की भी बात करें तो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आस्टीन ही है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा मैं आगे क्लियर कराऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये याद रखना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। आपके सबके मन में कोई डाउट आ रहा होगा, मुझे अच्छे से पता है, वो आगे मैं क्लियर कराऊंगा, लेकिन अभी यही याद रखना है, K2 या गाडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,611 मीटर। ठीक है, 8,611 मीटर। ठीक है, और इसी काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। इसी काराकोरम श्रृंखला में, ठीक है, बड़े बड़े ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, उन्हीं ग्लेशियरों में एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। जैसे आप पढ़ोगे ग्लेशियर ब्रूम, बल्तोरोस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर मिलेंगे। उन्हीं ग्लेशियर में सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर कौन सा मिलेगा? सियाचिन। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसकी जियोपॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये भारत, चाइना और जो पाकिस्तान जिसमें POK आता है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसका बिल्कुल ट्राई जंक्शन है। ठीक है, और ट्राई जंक्शन है तो पहले तो यहाँ कोई रहता नहीं था, क्योंकि ग्लेशियर है, ग्लेशियर पे कौन रहना पसंद करेगा। लेकिन पाकिस्तान के मन में पता है बुरे बुरे ख्याल आते ही हैं, उसने इस पे कब्जा करने की सोचा। उससे पहले भारतीय सेना को पता चला तो 1984 में अपनों ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। ऑपरेशन कौन सा चलाया? मेघदूत चलाया, और 84 में इसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, ये खास बात है, तो यहाँ से याद रखना है। ऑपरेशन मेघदूत किसके लिए चलाया गया था? सियाचिन ग्लेशियर को भारत के अंडर में लेने के लिए। और भारतीय सैनिक देखते ही हो आप किस कंडीशन में रहते हैं यहाँ, कितनी भयंकर हालत होती है, आए दिन आप न्यूज़ वगैरह में देखते ही रहते हो। फिर इसी काराकोरम की एक और क्या विशेषता है? इसमें काराकोरम दर्रा भी स्थित है। कौन सा दर्रा स्थित है? काराकोरम। ठीक है, ये प्राचीन समय में भारत और चाइना के बीच व्यापार का केंद्र रहा है,
बहुत प्राचीन समय में, और बहुत प्राचीन समय में इसी को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें सिल्क रूट का वर्णन आता है। ये सिल्क रूट चाइना से, ठीक है, मध्य एशियाई देशों से होकर गुजरता था। इसका एक मार्ग काराकोरम से होते हुए जम्मू कश्मीर और पेशावर तक भारत में आता था, पेशावर से होते हुए, और पेशावर पहले भारत में ही था, पता होगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो अपने भारत के उत्तरापथ और दक्षिणापथ थे वो इससे जुड़े हुए थे। तो ये सिल्क रूट का भाग है काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो ये काराकोरम की क्या 3 विशेषताएं मुख्य रूप से है। गाडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रृंखला में ही स्थित है, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह ट्राई जंक्शन पे स्थित है और 1984 से भारतीय सेना के अंडर में है ये। और काराकोरम दर्रा भी इसी में है, जो भारत चाइना के बीच व्यापार का मार्ग रहा है, जिसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में चाइना एक प्रोजेक्ट बना रहा है यहाँ पर, CPEC, आप सभी जानते होंगे, जो POK से होकर पाकिस्तान में गुजरेगा और चाइना तक जाएगा। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में स्थित है, उस ग्वादर पोर्ट से एक CPEC, ठीक है, चाइना की वन बेल्ट वन रोड परियोजना है, उसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आता है, उसी के तहत ये पाकिस्तान को चाइना से जोड़ेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है ना। लेकिन ये वास्तविकता में भारत के क्षेत्र से ही गुजर रहा है, क्योंकि POK भारत का क्षेत्र है, तो ये भी ध्यान रखना है CPEC के बारे में, ठीक है। तो ये अपनी काराकोरम की डिटेल हुई। फिर अपन पढ़ेंगे लद्दाख की, ठीक है। और लद्दाख की बात करते हैं तो आप सभी जानते हो लद्दाख की कैसी विशेषता है। अभी हाल ही में प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ की सारी जियोग्राफी कंडीशन आपने देखी होगी, कैसी कंडीशन में प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, भरी ठंड में भी, ठीक है। और इस लद्दाख की खास विशेषता है कि जैसे इसमें काराकोरम दर्रा स्थित था, तो लद्दाख में कौन सा दर्रा स्थित है? खरदुंगला, ठीक है। ये प्रसिद्ध दर्रा है जो आपको याद रखना है, बस इसके बारे में इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना है। और आपको इसकी जियोग्राफिक कंडीशन पता ही है, एक मरुस्थल का क्षेत्र है और भी शीत मरुस्थल का बता ही दिया था मैंने। फिर उसके नीचे आ जाती है जास्कर श्रृंखला, और जास्कर श्रृंखला में फोटूला दर्रा स्थित है, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा, खरदुंगला दर्रा और ये कौन सा हो जाएगा? फोटूला दर्रा, ठीक है। तो ये सब एक लाइन से स्थित है, एक काराकोरम में, एक लद्दाख में, एक जास्कर में। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु नदी इनमें से किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच होकर बहती है, ठीक है। तो सिंधु नदी देखोगे आप तो वो किसके बीच होकर बह रही है? आपके लद्दाख और जास्कर के बीच, ठीक है। और लद्दाख और जास्कर के बीच बह रही है, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच होकर बहती है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? तो आप देखोगे, आपको छोटे से डायग्राम में बता देता हूँ मैं। ये देखो, ये मानसरोवर क्षेत्र है। इसी मानसरोवर में 2 जिले स्थित है, एक मानसरोवर लेक है, एक राकसताल लेक है, ठीक है। उस मानसरोवर लेक से आपके सिंधु नदी निकलती है। इधर जो आपके ये बहती है, इसके उत्तर में लद्दाख है और इसके दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और दोनों के बीच इस शीत मरुस्थल से होते हुए बहती है और आगे पढ़ेंगे एक गहरे गार्ज का निर्माण करेगी ये, ठीक है। गार्ज या कैनियन जिसको बोलेंगे हम, ठीक है, नंगा पर्वत के उत्तर में, तो वो आगे पढ़ने वाले। देखो, मानसरोवर क्षेत्र से 3 नदियाँ निकलती है। मानसरोवर झील से सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यहाँ ग्लेशियर पढ़ोगे, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, वहीं से ब्रह्मपुत्र निकलती है। और नीचे राकसताल झील है, वहाँ से कौन सी निकलती है? सतलुज नदी निकलती है। देखो, नाम भी लिखा हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नदियाँ यहाँ से निकल रही है और ये किसके बीच बह रही है, ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अभी वहीं आ जाते हैं वापिस अपन, ठीक है। ये देखो, लद्दाख और जास्कर के बीच में थोड़ा सा डायग्राम बना के बता दिया ताकि याद रहे आपको। लद्दाख, जास्कर, ठीक है। यहाँ खरदुंगला दर्रा था, यहाँ फोटूला दर्रा था और बीच में से सिंधु नदी बह रही थी, ठीक है। इसके बारे में इतनी बात याद रखना है। ये अपना कौन सा भाग हुआ? ट्रांस हिमालय का भाग हुआ। फिर हम हिमालय का अगली श्रृंखला में पढ़ते हैं, तो कौन सी आती है? महान हिमालय। कौन सी श्रृंखला आती है? महान हिमालय श्रृंखला आती है। और जब महान हिमालय की बात करेंगे तो मैंने बताया था वर्ष भर हिम से ढकी रहती है, इसलिए इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। अब इसकी और क्या क्या विशेषता है? इसको केंद्रीय अक्षीय द्रोणी कहा जाता है। केंद्रीय अक्षीय द्रोणी क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच मुख्य रूप से
सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है केंद्र में, मतलब ठीक है। पूरे हिमालय का केंद्र कौन है? महान हिमालय है, इसलिए इसको केंद्रीय अक्षिद्रोणी कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से पढ़ेंगे हम आगे, तो ये एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण। जब अपन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें वलित पर्वतों का जिक्र आता है। जितने भी नवीन वलित पर्वत है वो प्लेटों के आपस में टकराने से बने हैं, उसमें से हिमालय भी एक है जो सबसे नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। और सभी वलित पर्वतों में सबसे ऊंचा भी है और सबसे नवीन भी है। नवीन मतलब देखो भूगोल में नवीन बहुत कैसा होता है मैं बताता हूँ। 6 करोड़ साल पहले, कितने करोड़ साल पहले बना है बस, ठीक है, इसलिए नवीन है ये, ठीक है। जिसमें आपकी पूरी उत्पत्ति भी नहीं हुई होगी सही शॉट, तब से हिमालय बना है, लेकिन भूगोल में ये क्या है? नवीन है। तो भूगोल में 1-2 करोड़ साल तो बिल्कुल हालिया घटनाएं होती है, इसलिए ये ध्यान रखना है कि अगर हिमालय का पूछा जाए तो ये 6 करोड़ साल पहले बना है, जो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो इतना सा पॉइंट यहाँ से याद रखना है। फिर हिमालय की जो महान हिमालय की श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो ये नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक फैली है। नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? वही आपके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आ जाता है ये, और नामचा बरवा कहाँ आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है, ठीक है। यहाँ से नंगा पर्वत से लगाकर कहाँ तक? नामचा बरवा तक एक चाप के आकार में फैला हुआ है। किसके आकार में फैला हुआ है? चाप के आकार में, ठीक है। डायग्राम में देख लेंगे अपन कि कैसे फैला हुआ है हिमालय, देखोगे आप, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर नंगा पर्वत है और इधर है नामचा बरवा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, सिंधु नदी जहाँ प्रवेश करती है उसके उत्तर से बहती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से अरुणाचल भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। इन दोनों पर्वतों की श्रृंखलाओं के बीच जो पर्वत श्रृंखला फैली है वो क्या कहलाती है? आपकी महान हिमालय कहलाती है, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरी डायग्राम अच्छे से याद रखना है, ये बिल्कुल ऐसा फैला हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये महान हिमालय श्रृंखला नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, और एक चाप, आपने गणित में चाप बनाए होंगे, एक चाप के आकार में फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई जो है वो अलग अलग है। पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है और पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा कितनी यहाँ पे? यहाँ पर 400 किलोमीटर है चौड़ाई, और यहाँ कम कितनी? कम 160 किलोमीटर है। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा है या पूर्व में? कथन के रूप में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो पश्चिम में ज़्यादा है, पूर्व में कम है, ठीक है। ये खास बात है। कौन सी श्रृंखला? महान हिमालय की बात कर रहे हैं अभी मुख्य रूप से, ठीक है। और इसके साथ तो ये 400 किलोमीटर यहाँ पर है और यहाँ पर 160 किलोमीटर ही चौड़ा है हिमालय। इसमें सभी पर्वत श्रृंखला मिल के आ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आपको डायग्राम याद रखना है महान हिमालय का, और छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है। जैसे नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक फैला था, यहाँ इस पश्चिम में इसकी चौड़ाई देखो 400 किलोमीटर थी, पूर्व में 160 किलोमीटर थी, लंबाई कितनी थी इसकी? 2500 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना पॉइंट यहाँ से याद रखना है। फिर वही ये दर्रे हम वैसे भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन छोटे छोटे भी पढ़ लो। इसमें जोजिला दर्रा आता है। कौन सा दर्रा आता है? जोजिला दर्रा, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना है। जोजिला दर्रा कौन सी श्रृंखला में आता है? मुख्य रूप से महान हिमालय में आता है। सारे दर्रे में एक पूरी क्लास में हिमालय के दर्रे और दक्षिण भारत और मध्य भारत के भी दर्रे सब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल थोड़े थोड़े पढ़ लो ये, ताकि याद रहे आपको। तो ये जोजिला दर्रा जो है ये महान या हिमाद्री में आता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे अपन महान हिमालय के बाद उसके दक्षिण में ये सब श्रृंखलाएं उत्तर से दक्षिण क्रम में, ध्यान रख लेना। सबसे उत्तर में ट्रांस है, सबसे दक्षिण में इसके शिवालिक है, और ये इधर जो आएगी ये पूर्व की तरफ पहाड़ियाँ हैं, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के रूप में अलग से पढ़ेंगे। बाकी इनका क्रम बिल्कुल याद रखना आपको शिवालिक तक, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन लघु या मध्य हिमालय। लघु भी है, मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और ये हिमाचल, ठीक है, इस हिमाद्री के बाद जो थोड़ी बहुत पर्वत श्रृंखला है वो भी हिम से ढकी रहती है कुछ विशेष ऋतु में खासकर, इसलिए इसको हिमाचल कहा जाता है,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और आपके इसके नाम से एक प्रदेश भी बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो वो भी याद रखना, वो राजनीतिक प्रदेश है अपना, ठीक है। लेकिन ये भौगोलिक प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मध्य हिमालय को ही, लघु हिमालय को ही हम हिमाचल कह रहे हैं। अब इसकी अलग अलग विशेषताएं, क्या विशेषताएं, इसको देखोगे आप तो इसमें जो अलग अलग श्रृंखलाएं हैं उनको, अलग अलग श्रृंखलाओं को अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। जैसे आप देखोगे लघु मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के रूप में बांटा गया है। किस श्रेणी के रूप में? पीर पंजाल। इसकी भी डिटेल पढ़ेंगे अपन, फिलहाल ये याद रखना है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर आपके आ जाता है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी भी मध्य हिमालय का ही भाग है, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सब मध्य हिमालय के भाग है, ध्यान रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, हिमाचल, धौलाधर। उत्तराखंड में आएंगे, उत्तराखंड में खास बात है नाग टिब्बा पहाड़ियाँ मिलेगी, ठीक है। इन्हीं नाग टिब्बा की पहाड़ियों में छोटे छोटे और अनेक श्रृंखलाएं मिलेगी, जिनको हम अलग अलग भागों में बांटेंगे, गढ़वाल, मसूरी, कुमायूं। ये सब हिमालय के, मध्य हिमालय के ही भाग है, ठीक है। नाग टिब्बा उत्तराखंड, यूके मतलब बता दिया मैंने, उत्तराखंड है। और इसमें भी और छोटी श्रृंखलाएं हैं, गढ़वाल, मसूरी और कुमायूं श्रृंखला जो है, ठीक है, वो सब आपके कौन से में स्थित है? यूके में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना है। फिर इसी मध्य हिमालय का नेपाल में जो भाग है उसको कहा जाता है महाभारत रेंज। ये नाग टिब्बा हो गया। अब महाभारत रेंज कहाँ कहा जाता है? नेपाल में कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट फैक्ट के रूप में पूछे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कह रहे हैं अपन, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कह रहे हैं अपन, ठीक है। उत्तराखंड में आपके नाग टिब्बा, गढ़वाल, मसूरी, कुमायूं के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। और नेपाल में किसके नाम से जाना जा रहा है? इसको महाभारत के रेंज के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है, क्लियर है। अब फिर इनकी छोटी छोटी अलग अलग विशेषताएं भी पढ़ेंगे। जैसे महाभारत रेंज जो है नेपाल हिमालय, ये सबसे ऊंची रेंज है मध्य हिमालय की भी, तो यहाँ से याद रखना है। फिर पीर पंजाल जो श्रेणी पड़ी थी और जहाँ महान हिमालय खत्म हो रहा था, इन दोनों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, कश्मीर घाटी इसके मध्य स्थित है, मध्य हिमालय और महान हिमालय। और मध्य हिमालय में भी जम्मू कश्मीर में कौन सी श्रृंखला? पीर पंजाल श्रृंखला। इन दोनों के बीच आ जाती है आपकी है कश्मीर घाटी, ठीक है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी कश्मीर घाटी जो है ये अपनी नदियों के लिए जानी जाती है। खासकर कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? मुख्य रूप से झेलम नदी बहती है, ठीक है। जो श्रीनगर देखोगे आप उसी नदी के किनारे हैं, झेलम नदी के किनारे। और इसी घाटी में दो झीलें बनी हुई है प्रमुख रूप से, जो एक तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है जिसका नाम है वुलर, और एक और झील आती है जो नौकायन के लिए, जहाँ पर आपका शिकारा नावें चलती है, डल झील, ठीक है। शिकारा नावें कहाँ चलती है? डल झील में। और वुलर झील स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, ठीक है, जो कश्मीर घाटी में स्थित है। तो ये आपको यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है, पूछे जा सकते हैं सीधे के सीधे एग्जाम में। फिर आप बात करोगे आगे, ठीक है। तो धौलाधर में देखोगे आप तो आपको यहाँ मिलेगा लाहौल स्पीति। कश्मीर घाटी यहाँ मिल रही थी, इसी घाटी क्षेत्र यहाँ पर मिलेगा, उसको क्या कहा जाएगा? लाहौल स्पीति, ठीक है। तो उस लाहौल स्पीति में देखोगे हाल ही में करंट अफेयर्स में चर्चा में था, हींग की खेती के लिए अनुमति मिली है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, सीधी सी बात है, राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और किस क्षेत्र में? लाहौल स्पीति में। किसकी खेती? हींग की खेती की अनुमति मिली है। तो याद रखना है लाहौल स्पीति। और 3 इडियट मूवी में अच्छे से पूरा घाट बना रखा है लाहौल स्पीति का, आप देख लेना उसमें, और ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हींग की खेती लाहौल स्पीति में, जैसे कश्मीर घाटी थी तो यहाँ लाहौल स्पीति है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ और भी घाटियाँ मिलेगी जिसमें कुल्लू, कांगड़ा, मनाली, शिमला सब पढ़ते हो आप, वो सब इसी में मिलेगी आपको धौलाधर श्रेणी में, ठीक है। और जो पर्यटन के लिए जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? पर्यटन। इसके अलावा धर्मशाला, ठीक है, कौसानी, ये सब बहुत पर्यटक स्थल बने हुए। डलहौजी जो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कुछ अंग्रेजों ने बसाए थे, कुछ पहले से बसे हुए थे, ठीक है। इसलिए आप पढ़ोगे यहाँ पर, यह सबसे ज़्यादा पर्यटन को आकर्षित करते हैं। और अभी हाल ही में देखो बर्फबारी हो रही है, लोग घूमने जा रहे हैं, ट्रैफिक लगा हुआ है हिमाचल में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। फिर हम नाग टिब्बा और इनकी बात कर लेते हैं। तो इनकी छोटी छोटी है, इनकी और क्या विशेषता है कि यहाँ पर भी आपके कुछ स्थल मिल जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से स्थल मिल जाएंगे? तो आपके 4 धाम मिल जाएंगे, ठीक है।
इनकी खास विशेषता सबको डिटेल में बताऊंगा मैं। यहाँ 4 धाम मिलेंगे, उत्तराखंड के 4 धाम। कौन से उत्तराखंड के 4 धाम? तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों याद रखना है आपको, जो आपके उत्तराखंड में स्थित है इन्हीं पहाड़ियों में। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे हेमकुंड साहिब जो बौद्ध धर्म का स्थल है वो भी इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। ऐसे कैसे आपके धर्मशाला जो है बौद्ध धर्म का स्थल है, ठीक है, वो भी आपके धौलाधर श्रेणी में है। ये यूके में थे, ये धौलाधर में। आप रूमटेक मठ पढ़ोगे वो भी बौद्ध धर्म का स्थल है, वो भी हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मठ बने हुए हैं। ठीक है, ये याद रखना है। धर्मशाला क्यों प्रसिद्ध है? धर्मशाला के बारे में पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन। एक तो क्रिकेट का मैदान है वहाँ पे, और एक चीज़ है कि जो आपके तिब्बत गुरु है दलाई लामा, वो वहीं धर्मशाला में रहते हैं। ठीक है, तो उनकी खास बात है। तिब्बती गुरु दलाई लामा कहाँ रहते हैं? भारत में धर्मशाला में रहते हैं। तो इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है। फिर आप पढ़ोगे, जब अपन इसकी बात कर रहे थे महान हिमालय, इनके मध्य की बात कर रहे थे कश्मीर घाटी, तो कुछ इन क्षेत्रों को इस पीर पंजाल से लगाकर ट्रांस हिमालय, ये पूरा एक राज्य में स्थित था पहले, जिसको अब 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख, इसलिए इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। देखो कौन सा हिमालय भी कह रहे हैं इसको अपन? कश्मीर हिमालय कह रहे हैं अपन। ठीक है। ट्रांस हिमालय भी उसी में आ जाता है, महान हिमालय भी उसी में आ जाता है, और लघु मध्य हिमालय की कौन सी श्रृंखला? पीर पंजाल श्रृंखला भी इसी में आती है। और इसी में अभी बताया था मैंने डल वुलर झील स्थित है, इनकी विशेषता बताई थी। एक और ख़ास विशेषता है, यहाँ जो अनुदैर्घ्य घाटियाँ होती है कुछ और बीच बीच में, जब श्रृंखला एक दूसरे के बीच खत्म होती है, तो वहाँ पर अल्पाइन घासें पाई जाती है। कौन सी घासें पाई जाती है? अल्पाइन। ठीक है, बिल्कुल मृदु मृदु घासें होती है। ठीक है, और यही मृदु घास के मैदान जो होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? मर्ग कहलाते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या कहलाते हैं? मर्ग। और आगे चल के हम उत्तराखंड पढ़ेंगे तो उत्तराखंड में क्या कहलाएंगे? ये बुग्याल या पयार कहलाएंगे। ठीक है, तो ये मर्ग घास के या बुग्याल या पयार जो घास के मैदान है, कौन सी घास के? अल्पाइन घास है, जो हरी और मृदु होती है, और वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये जीवन योग्य परिस्थितियों का निर्माण करती है, क्योंकि इन्हीं के सहारे पशुपालन होता है वहाँ पे, और उन्हीं पर वहाँ की कुछ जनजातियाँ, जैसे जम्मू कश्मीर में पढ़ोगे गुज्जर, बकरवाल, ठीक है, चांगपा जैसी, कुछ लद्दाख में चांगपा जैसी मिल जाएगी ऊपर की तरफ, तो ये जनजातियाँ मिलेगी आपको, है ना, जिसमें गुज्जर बकरवाल तो मुख्य रूप से पशुपालन पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ से। तो ये मर्ग घास के मैदान जम्मू कश्मीर में है, और आपने पर्यटक स्थल का नाम भी सुना होगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग। भैया ये सोनमर्ग गुलमर्ग क्यों है? इन्हीं अल्पाइन घास के मैदानों में बने शहर है। और ये देखो, यहाँ जब अभी पश्चिमी विक्षोभ आता है और बर्फबारी होती है, तो लोग पर्यटन के लिए, स्केटिंग के लिए जाते हैं यहाँ पे, और बड़ी मात्रा में स्केटिंग करते हैं। ठीक है, अभी पिछले साल या उससे पिछले साल देखोगे आसपास ही हमारे भारत के एक बड़े राजनेता भी वहाँ स्केटिंग के लिए गए थे, तो वहाँ से भी देख सकते हो। इसके अलावा हमारी अनेक मूवियों की शूटिंग होती है इसी समय यहाँ पे स्केटिंग के लिए। ठीक है, तो वहाँ से भी देख सकते हो, भूगोल पढ़ सकते हो हिमालय का यहाँ का। कौन सी मूवी? एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, द हीरो मूवी है, तो वो देख सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा और भी सारी मूवियाँ हैं। ठीक है, तो ये गुलमर्ग सोनमर्ग मर्ग क्यों है? ये घास के छोटे छोटे मैदान है बीच बीच में घाटियों में, जहाँ पर अल्पाइन घासें मिलती है। ठीक है, और इन्हीं अल्पाइन घास के मैदानों को उत्तराखंड में, कहाँ पे? यूके में क्या कहा जा रहा है? बुग्याल या पयार कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस बारे में अच्छे से। फिर हम पढ़ते हैं इस पीर पंजाल की एक विशेषता और है, बनिहाल दर्रा पढ़ोगे इसमें। ठीक है, कौन सा दर्रा पढ़ोगे? बनिहाल दर्रा, जहाँ पर आपको 2 सुरंगें भी मिलेगी, एक बनिहाल सुरंग भी मिलेगी, एक जवाहर सुरंग। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है जवाहर सुरंग, और बनिहाल श्रृंखला में। तो पीर पंजाल में ही आपके बनिहाल जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हम बहुत बार छोटी छोटी जानकारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं ये तो बहुत इजी था। तो ये सारी चीज़ें सब इजी है, बस आपको एक श्रेणी के क्रम में याद रखना है। ये कश्मीर हिमालय कहाँ से कहाँ तक? ट्रांस से पीर पंजाल तक, और इनकी अलग अलग विशेषताएं पढ़ ली। डल वुलर भी पढ़ ली अपनों ने, कश्मीर घाटी भी पढ़ ली, मर्ग अल्पाइन घासें भी पढ़ ली अपनों ने, बनिहाल जवाहर सुरंग भी पढ़ ली अपनों ने। ठीक है, और इन्हीं मर्ग घासों को उत्तराखंड में बुग्याल पयार भी पढ़ लिया अपनों ने।
तो ये आपको सिंपल चीज़ें याद रखना है। और इनको कुछ आपको इस श्रृंखलाओं का वर्णन भी बता देता हूँ तो आपको याद रहे कैसे फैली हुई। देखो ये महान हिमालय हो गया था, बता दिया। देखो जम्मू कश्मीर में फैली हुई पीर पंजाल दिख रही होगी आपको यहाँ से यहाँ तक। फिर हिमाचल प्रदेश में दिख रही होगी आपको धौलाधर, ठीक है। फिर देखोगे उत्तराखंड आ जाता है, नागटिबा, गढ़वाल, कुमायूं, और इसी बीच में मसूरी की पहाड़ियाँ भी मिलेगी, ठीक है। और मसूरी इतना फेमस है कि आपके वहीं पर अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक केंद्र बनाए थे, और आज भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो वहीं पर देखा गया है। क्यों? वो हमारी अच्छी स्थिति में बना हुआ काफ़ी, तो वहीं पर ट्रेनिंग होती है मसूरी में, सभी जानते हो आप, ठीक है। और उसका नाम होमवर्क है, क्या नाम है, उस पूरा नाम बताना, शॉर्ट नाम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा संस्थान का पूरा नाम क्या है वो बताना मुझे, ठीक है। तो गढ़वाल, कुमायूं, नागटिबा ये सब आपको दिख रही होगी। इसके बाद देखो महाभारत, नेपाल हिमालय में मिलेगी महाभारत रेंज, ठीक है। तो ये महाभारत रेंज दिख रही होगी आपको, ठीक है, इतना याद रखना है। यही मध्य हिमालय जब पूर्वोत्तर की ओर जाता है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे सिक्किम में भी बना था, सिक्किम हिमालय पढ़ोगे आप, और एक भूटान हिमालय भी पढ़ते हो, और एक आपके अरुणाचल में भी पढ़ते हो आप थोड़ा बहुत। और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जनजातियों के नाम से वहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम भी पड़ गए हैं, जैसे दफला, मीरी, अबोर, मिशमी, ठीक है। ये सब क्या है? वहाँ की जनजातियाँ हैं। वो जनजातियाँ इन्हीं पहाड़ियों में निवास करती है, इसलिए इन पहाड़ियों का नाम भी क्या पड़ गया है? दफला, मीरी, अबोर, मिशमी। और एक क्रम पूछा गया है, ठीक है, इसलिए याद रखना है। पहले दफला है, फिर मीरी है, फिर अबोर है, फिर मिशमी है। देखो ऊपरी क्रम में जा रही है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है क्रम। पूरब से पश्चिम भी पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे कैसे हम सिक्किम हिमालय भी पढ़ते हैं। कौन सा हिमालय भी पढ़ते हैं? सिक्किम हिमालय। और सिक्किम हिमालय की खास विशेषता है कि वहाँ पर आपके भारत की सबसे ऊंची झील मिलेगी, चोलामू। कौन सी झील मिलेगी आपको? चोलामू झील मिलेगी। और आप पढ़ोगे सिक्किम के राजा को नांग्याल राजा कहा जाता था इतिहास में, ठीक है। और उनकी क्या क्या विशेषता थी वो सब आप इतिहास से जानकारी ले सकते हो। बाकी अपन भूगोल पढ़ रहे हैं तो इतना याद रखना है, चोलामू झील रहती, ठीक है, वहीं स्थित है। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में और डिटेल। सिक्किम हिमालय में ही भारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, ठीक है। महान हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अभी मैंने बताया था, ध्यान रखना है दोनों में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गाडविन आस्टीन, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गाडविन आस्टीन, ठीक है। और महान हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके पूछ लिया जाए कभी तो कंचनजंगा, ठीक है। ये कुछ महान हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उसके नीचे आपके पूरा सिक्किम हिमालय आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कंचनजंगा जो है भारत की सबसे महान हिमालय में ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,596 मीटर है, जबकि गाडविन आस्टीन की अभी बताई थी मैंने 8,611 मीटर है, ठीक है, ये याद रखना है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई इसकी? 8,850 मीटर, ठीक है। ये विश्व की सबसे ऊंची, देखो पास पास ये दोनों, है ना। और ये जितनी श्रृंखलाएं पढ़ाऊंगा मैं, बस ये एकमात्र काराकोरम में है। बाकी ये श्रृंखलाएं जितनी भी है ये सब महान हिमालय में है। सब किस में आ जाती है? ये महान हिमालय में आ जाती है। तो ये ध्यान रखना। देखो महान हिमालय नंगा पर्वत से ये नामचा बरवा तक फैला हुआ था, ठीक है। तो ये इसके बाद जितनी भी श्रृंखलाएं दिख रही है आपके क्रम से, ये सब महान हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत ही है, ध्यान रख लेना। और विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां भी इसी में मिलेगी आपको, ठीक है। जिसमें देखो ये कुछ एग्जाम्पल बता दिए मैंने। इसके अलावा नेपाल में भी पूछा जा सकता है, जैसे इसके दक्षिण में आपके मकालू आ जाती है, फिर थोड़ी तरफ अन्नपूर्णा, फिर ये धौलागिरी है, ध्यान रख लेना। एक धौलाधर बताई थी मैंने हिमाचल प्रदेश में, ये धौलागिरी है, तो ये अच्छे से याद रखना है। फिर देखो नंदा देवी उत्तराखंड में,
त्रिशूल भी उत्तराखंड में, दोनागिरी उत्तराखंड में, कामेत उत्तराखंड में। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। कामेत के बारे में पूछा जा चुका है, दोनागिरी के बारे में, त्रिशूल पर्वत कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। नंगा पर्वत कहाँ है, गाडविन आस्टीन कहाँ है, बिल्कुल इनकी लोकेशन लेके अपने कॉपी में डायग्राम ये सारा पूरा बना लेना, ताकि आपको सारी चीज़ याद रहे अच्छे से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपके महान हिमालय की सब पर्वत श्रृंखलाएँ ऊँची ऊँची देखो, सब महान हिमालय में। ठीक है, तो अभी जो पढ़ रहे थे अपन, तो वहीं आ जाते हैं वापिस। तो ये आपकी कुछ श्रृंखलाएँ हुई, लघु मध्य हिमालय, महान हिमालय और लघु मध्य हिमालय को अपनों ने मिक्सिंग करके पढ़ा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर अब जब पर्वत श्रृंखला स्टार्ट होगी वो कौन सी होगी, शिवालिक। कौन सी शुरू होगी आपकी, शिवालिक। और जब शिवालिक की बात करेंगे अपन, तो आप देखोगे शिवालिक जो श्रृंखला है आपकी, ये पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गार्ज तक फैली हुई है। पाकिस्तान के कौन से बेसिन से, पोतवार बेसिन से कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज कौन सी नदी बनाती है आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, तो उसी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब नदियाँ पढ़ेंगे तो हम ब्रह्मपुत्र के नाम पढ़ेंगे, चाइना में सांगपो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, दिहांग, इसलिए दिहांग गार्ज का निर्माण कर रही है। असम में जाके इसको ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे, फिर बांग्लादेश में अलग नाम पढ़ेंगे उनके। तो ये सारी चीज़ आपको अपन आगे नदियों में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखना है, पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से दिहांग गार्ज कौन सी श्रृंखला फैली हुई है, आपके शिवालिक श्रृंखला। देखो पाकिस्तान में पोतवार बेसिन से यहाँ पर दिहांग गार्ज बना हुआ है, इससे भारत में जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर रही है, यहाँ तक आपकी कौन सी श्रृंखला है, शिवालिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसकी और विशेषता पढ़ते हैं अपन आगे, तो क्या क्या विशेषताएं। यह सबसे नवीन है। कैसे, हिमालय श्रृंखला में सबसे प्राचीन ट्रांस हिमालय है और सबसे नवीन शिवालिक है। ठीक है, सबसे प्राचीन ट्रांस है और सबसे नवीन कौन सा हो जाएगा आपका, शिवालिक है। और जो नवीन होगा, नया होगा, तो उसकी पर्वत चोटी होगा, सर्वाधिक अपर्दन भी होगा। इसलिए हिमालय का कौन सा भाग सर्वाधिक अपर्दित है, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो शिवालिक श्रृंखला वाला भाग सर्वाधिक अपर्दित है। ठीक है, सर्वाधिक नदियाँ अपर्दन करती हैं वहाँ पे, और आप आए दिन न्यूज़ में पढ़ते ही रहते हो। फिर अगली विशेषता क्या है, इसके ऊपरी भाग जो होते हैं मध्य हिमालय से सटे हुए, वहाँ पर जो कुछ भाग हुए उनको दून कहा गया है, और जो निचले भाग है इसके शिवालिक के, उनको द्वार कहा गया है। मध्य हिमालय से लगे हुए भाग को क्या कहा गया है, दून, और जो निचले शिवालिक के निचले क्षेत्र वाले भाग जो है, ठीक है, जहाँ मैदानी क्षेत्र भी आ जाते हैं बाद में चल के, उनको क्या कहा जाए, द्वार। और आप बहुत सारे द्वार और दून पढ़ते हो, पता है ना आप सबको, हरिद्वार सबने सुना होगा। हिमालय की शुरुआत ही हरिद्वार से ही होती है। ठीक है, तो ये हरिद्वार कहाँ स्थित है, इसी शिवालिक का निचला वाला भाग, तो वहाँ इनको द्वार कहा जा रहा है। और जब ऊपरी मध्य भाग को क्या कहा जाएगा, दून। तो आगे चले के मिलेगा आपको देहरादून, पठानकोट दून, जम्मू दून, कालका दून, बहुत सारे दून है, देहरादून, पठानकोट दून। ठीक है, जम्मू दून, कालका दून, ये सब क्या है, शिवालिक के ऊपर वाले भाग में जो घाटियाँ हैं, और ये सब घाटियाँ जो है अनुदैर्य होती है। अनुदैर्य मतलब उनके समांतर। ये अनुदैर्य घाटियाँ हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इन्हीं अनुदैर्य घाटियों को ऊपरली भाग में दून कहा जाता है, और ये निचले भाग में द्वार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको यहाँ से याद रखना है। तो ये हुआ आपका शिवालिक। अब है आपकी कौन सी, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ठीक है, और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ पढ़ लें अपन, तो आप देखोगे सिक्किम हिमालय का थोड़ा सा बता ही दिया था मैंने। ठीक है, सिक्किम हिमालय में महान हिमालय भी, मध्य हिमालय भी, शिवालिक भी है। महान हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। जबकि ऐसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गाडविन आस्टीन है। मध्य हिमालय वाला भाग भी सिक्किम में स्थित है, और नीचे शिवालिक। और यहीं पर आपके खास बात है, जो अनुदैर्य घाटियाँ थी, उन अनुदैर्य घाटियाँ यहाँ पे चाय के बागान बनाती है।
तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल का बीच का क्षेत्र जो हो जाता है दार्जिलिंग कहलाता है, वो किसके लिए जाना जाता है? आपके चाय बागान के लिए। ठीक है, तो ये अनुदेरी घाटी में यहाँ चाय की खेती होती है बड़ी मात्रा में, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी में ले लिया। फिर अरुणाचल प्रदेश में अभी बताया था मैंने, नीचे से दफला, मिरी, अबोर, मिशमी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं और वहाँ की जनजातियों के नाम से इनका नामकरण हुआ है। पूर्वोत्तर की जितनी भी पहाड़ियाँ पड़ेंगे सब वहाँ की जनजातियों के नाम से ही जानी जाएगी ज़्यादातर। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लेना है। फिर आपके हिमालय का जो, ऐसे तो अभी तक ये विस्तार पड़ा था, लेकिन ये यहाँ पर जाके दक्षिण की ओर टर्न ले लेता है। हिमालय किधर की ओर टर्न लेता है? दक्षिण की ओर। और जब दक्षिण की ओर टर्न ले लेता है तो इसमें भी अलग अलग पहाड़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, और उन अलग अलग पहाड़ियों को सबसे, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, उनको पटकाई बूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटकाई बूम। ठीक है, जो नागालैंड में उनको नागा हिल कहा जाता है, मणिपुर में उनको मणिपुर हिल्स कहा जाता है, मिजोरम में इनको मिजो या लूसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। MPPSC का फेवरेट है मिजोरम, 3-4 बार से लगातार क्वेश्चन आते ही रहे। ब्लू हिल कहाँ स्थित है? मिजो पहाड़ियों में। अभी हाल ही में आया था मॉलेसिस बेसिन। ठीक है, मॉलेसिस बेसिन कहाँ है? मिजोरम में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है यहाँ पे, मृदुल चट्टानों का भाग। ठीक है, ये मृदुल चट्टानों का भाग है, इसलिए यहाँ चट्टानें खिसकती रहती है और मॉलेसिस बेसिन बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो आपको यहाँ से याद रखना है। तो मिजो या लूसाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, और इसी का दक्षिणतम विस्तार देखोगे आप अराकान योमा, जो म्यांमार में स्थित है, और बहुत सारे तो देखोगे आप। ठीक है, इस डायग्राम में तो अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है हिमालय। देखोगे अंडमान निकोबार भी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से बना द्वीप है और वो हिमालय का सबसे दक्षिणतम विस्तार माना गया है। ठीक है, तो देखो ये पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजोलिसाई हिल्स। ठीक है, अराकान योमा म्यांमार में स्थित है। अराकान योमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। और ये अंडमान निकोबार की पहाड़ियाँ, जिसमें सेडल पीक सबसे ऊंची चोटी पड़ते हो आप अंडमान निकोबार की, वो हिमालय का ही भाग है। ठीक है, सेडल पीक, तो वो भी याद रखना आपको। यहाँ से कुछ क्वेश्चन अभी हाल में एज वाला भाग चर्चा में था। ठीक है, मणिपुर वाला पता है ना? यहाँ मुख्य रूप से इस क्षेत्रों में जनजातियाँ रहती, नागा, मैती और कुकी। कौन सी रहती है? नागा, मैती और कुकी जनजातियाँ रहती है। ये खास बात है, जो पर्वत श्रृंखलाओं के ऊंचे वाले भाग होते हैं यहाँ पर नागा जनजातियाँ रहती है, मध्य वाले भाग में कुकी जनजातियाँ, और जो मैदानी क्षेत्र आ जाते हैं आगे उनमें मैती रहती है। और यही इनकी सबसे बड़ी झगड़े की जड़ है। ठीक है, तो ये आप इनकी डिटेल में पढ़ोगे तो मैती मैदानी क्षेत्र में रहती है, कुकी उससे ऊपरी वाले मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, और सबसे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में नागा जनजातियाँ रहती है। और हाल में जो संघर्ष चल रहा था वो इन दोनों जनजातियों के बीच था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ के हाई कोर्ट ने केवल डिसीजन दिया था अभी तक, केवल मतलब कि इनको भी जनजाति में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। उसी को लेकर कितना बड़ा संघर्ष हो गया देख सकते हो आप। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। तो ये आपकी पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ जो नीचे तक फैली हुई है। क्लियर है? तो यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये हमने उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश में ट्रांस हिमालय भी हो गया, बृहत हिमालय भी हो गया, लघु मध्य हिमालय, शिवालिक, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ भी हो गई है। ठीक है, और छोटे छोटे जो फैक्ट थे यहाँ से हमने कवर करने की कोशिश की है, और भी डिटेल में इनको अलग अलग भागों में पढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, फिलहाल आपको इतनी सी चीज़ें यहाँ से याद रखना है। ठीक है, दर्रे वगैरह अपन सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब आप देखोगे तो ये पर्वत श्रृंखलाएँ भी याद रखना है, ये डायग्राम बना लेना अच्छे से, कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ है, पर्वत चोटियाँ सॉरी। ठीक है, तो ये कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे ऊंची कौन सी है, सब याद रखना है यहाँ से। ठीक है, फिर श्रृंखलाओं का क्रम जरूर याद रखना है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सारा डायग्राम बना रखा, अच्छे से बना लेना इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्लियर है?
चलें आगे। अब अपन ये वाला देख लेते थोड़ा सा। देखो एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें मैदानी भाग है, मैदानी के भाग के बाद जो श्रृंखला स्टार्ट होती है वो शिवालिक है, उससे ऊपर वाली मध्य या लघु हिमाचल है, और उससे ऊपर वाली महान हिमालय है, और सबसे ऊपर कौन सा है, ट्रांस हिमालय। इनकी औसत ऊंचाई लिख रखी है मैंने, कितनी, मैदान के बाद शिवालिक स्टार्ट होता है 900 से 1200 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई है। 3500 से 4500 मीटर किसकी औसत ऊंचाई है, मध्य या लघु हिमालय की ऊंचाई है, और 6000 मीटर किसकी ऊंचाई है, आपकी महान या वृहद हिमालय की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई किसकी है, ट्रांस हिमालय की। ये ध्यान रखना, ये औसत ऊंचाई की बात कर रहा हूँ। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है महान हिमालय में स्थित है, लेकिन सबसे ऊंची औसत के हिसाब से देखो पूरे पर्वत श्रृंखला में तो ऊंचा कौन है, आपके ट्रांस हिमालय है। ठीक है, 6100 मीटर। और आपके जो औसत निकालेंगे वृहद हिमालय की चोटियों का, तो कुछ छोटी भी आएगी कुछ ऊंची भी आएगी, सबका मिला के निकालेंगे तो 6000 मीटर औसत के लगभग आएगा। ठीक है, तो ये 6000 मीटर औसत ऊंचाई है इसकी, 6100 मीटर है, इसकी आपके 3500 से 4500 मीटर है, और इसकी 900 से 1200 मीटर है। ये औसत ऊंचाई याद रखना है। और मैंने ये भी बता दिया, देखो इधर आ जाएंगे तो द्वार हो जाएंगे, ये इधर बीच में क्या बन जाएंगे, दून बन जाएंगे। यहाँ मर्ग या बुग्याल घाटियाँ मिल रही थी, और यहीं पर मैंने बताया था कश्मीर घाटी भी थी। ये मृदु घास के मैदान थे, ठीक है, जो यहाँ पशुपालन की गतिविधियों को बढ़ा रहे थे, और वही उन्हीं पर डिपेंडेंट कुछ जनजातियाँ भी बताई थी मैंने, तो याद रखना गुज्जर बकरवाल जैसी। ठीक है, तो ये दान दो ऐसा पूरा डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल जितने डायग्राम बनाओगे ज्योग्राफी में उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन कोई भी आ जाए, कोशिश करना है डायग्राम के साथ बनाए। ठीक है, अब इनकी एक और ख़ास विशेषता, हिमालय को अलग अलग फ्रंट फॉल्ट अलग करते हैं। ठीक है, इन श्रृंखलाओं को, वो फॉल्ट कौन कौन से हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। कौन कौन से हैं आपके, तो आप देखोगे जो मैदानी भाग और जो शिवालिक भाग शुरू होता है उसके बीच जो फॉल्ट पाया जाता है उसको कहा जाता है हिमालयी फ्रंट फॉल। मैदानी भाग और शिवालिक के बीच जो फॉल्ट है उसी को क्या कहा जाता है, HFF, हिमालयी फ्रंट फॉल्ट। हिमालयी फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर जो शिवालिक जो था उसके और उस मध्य हिमालय था उसके बीच जो था फॉल्ट वो क्या था, मेन बाउंड्री फॉल्ट। फॉल्ट मतलब एक पर्वत श्रृंखला खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा हल्का सा, उसी को हम क्या बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके बीच है, शिवालिक के बीच और मध्य हिमालय के बीच। तो ये HFF हो गया। फिर ये कौन सा हो गया, मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF। ठीक है, और फिर कौन सा हो जाएगा, मध्य लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, और लास्ट में महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच कौन सा हो जाएगा, ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। तो ये कुछ फॉल्ट है जो पाए जाते हैं अलग अलग श्रृंखलाओं के बीच, जो याद रखना है। ठीक है, ITSZ, MCT, MBF, HFF। ठीक है, ध्यान रखना है। चलें, तो ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, अब एक छोटा सा वर्गीकरण भी पढ़ लेते। 2021 की मेंस PSC मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका, हम प्रीलिम्स के साथ मेंस की चीज़ें भी क्लियर हो जाती, कभी भी ध्यान रखना। अब 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन यूँ समझ लो प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि प्रीलिम्स अलग है मेंस अलग है, लगभग साथ ही तैयारी होती है। कुछ टॉपिक है जो अलग आते हैं, और आप सिलेबस में देख सकते हो नया सिलेबस जो आया है वो लगभग ऐसे ही बना हुआ है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल MPPSC में, सारी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन कवर होते हैं। ठीक है, तो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करें तो अभी तक तो भौगोलिक वर्गीकरण था, अब प्रादेशिक वर्गीकरण नदियों द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है, नदियों द्वारा। जैसे देखोगे आप सिंधु से सतलुज नदी तक जो हिमालय श्रृंखला दिख रही है आपको,
ये कौन सी कहलाती है? पंजाब हिमालय कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं, आपको सभी को पता होगा, इसलिए इस क्षेत्र को पंजाब भी कहा जाता है। इसी को हम कश्मीर हिमालय भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका ऊपरी भाग कश्मीर हिमालय का है, ठीक है, जिसमें ये वाला भाग भी आ जाता है। तो ये पंजाब हिमालय सिंधु से लगाकर सतलुज तक कहलाता है। अच्छे से याद रख लेना, सिंधु से सतलुज तक जो फैला हिमालय भाग है वो क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय। इस हिमालय की क्या विशेषताएं हैं? तो इसमें हिम रेखा की ऊंचाई जो है कम है, मतलब आपके 3500 से 4000 मीटर के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? बर्फ़ वाली चोटियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, लगभग। और ये सर्वाधिक चौड़ा है, मैंने बताया था लगभग 400 किलोमीटर यहाँ चौड़ाई थी हिमालय की। तो पंजाब हिमालय की 2 प्रमुख विशेषता याद रखना, हिमरेखा की ऊंचाई यहाँ कम है, जल्दी बर्फ मिल जाएगी, ऊपर जिस क्षेत्रों में जाओगे तो वो सर्वाधिक चौड़ाई मिलेगी 400 किलोमीटर की, ठीक है। हाँ, इसके जो ऊपर वाला जो कश्मीर हिमालय वाला था जिसमें काराकोरम श्रृंखला थी, ऊपर वाला जो ट्रांस हिमालय था उसकी एक विशेषता थी, वहाँ पर सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर मिलते हैं। जो सियाचिन वगैरह ये सब ग्लेशियर पढ़ते हो आप, ये बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है, आपके भारत के कई बड़े शहर इन ग्लेशियरों में समा जाएंगे, इतने बड़े ग्लेशियर है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो बड़े ग्लेशियर तो आपका ट्रांस में मिल रहे थे, और ट्रांस में भी काराकोरम में है, इसलिए काराकोरम लिखा है मैंने, ठीक है। जबकि आपके सर्वाधिक ग्लेशियर मिलेंगे अगले वाले हिमालय में। ये पंजाब हिमालय हो गया सिंधु से सतलुज के बीच, अब सतलुज से काली, इसी को शारदा नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये शारदा या घाघरा नदी इसी का नाम है, तो ये काली नदी, ठीक है। तो सतलुज से लगाकर देखोगे, ये सतलुज नदी बह रही है, ये इधर काली नदी बह रही है, ये बीच का जो हिमालयी क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये किस नाम से जाना जाता है? ये अपनों ने अलग अलग श्रृंखला पढ़ी थी, लेकिन खास विशेषता इसकी कुमायूं से, तो इसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। क्या है, कौन सा कहा जाता है? कुमायूं हिमालय। तो ये कुमायूं हिमालय, ठीक है, ये प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। और इसकी खास विशेषता है सर्वाधिक ग्लेशियर इसी में स्थित है। सबसे बड़े ग्लेशियर यहाँ थे, सर्वाधिक ग्लेशियर यहाँ पे। जैसे आपके 4 बड़ी नदियाँ तो भारत की यहीं से निकलती है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। कौन सा ग्लेशियर है वो? गोमुख ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? गोमुख, ठीक है। आपके यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। कौन सा ग्लेशियर है वहाँ पे? बंदरपूंछ ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? बंदरपूंछ ग्लेशियर, ठीक है। इसके अलावा और भी नंदा देवी ग्लेशियर मिलेगा आपको। थोड़े टाइम पहले वहाँ पर हिमस्खलन की घटना हुई थी, एक डैम टूट गया था, कई मजदूर आपके उसमें कुछ में शायद मारे भी गए थे और कुछ घायल भी हुए थे, ठीक है। तो नंदा देवी ग्लेशियर भी वहीं स्थित है आपके, तो वो भी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो ये सर्वाधिक ग्लेशियर इसी में। इसके अलावा और भी ग्लेशियर पढ़ोगे आप तो वो सभी इसी में आएंगे, ज़्यादातर ग्लेशियर, ठीक है। जहाँ से आपके मंदाकिनी नदी निकलेगी, केदारनाथ ग्लेशियर, ठीक है, उसके उत्तर में, वहाँ पर भी हिम पूरी झील फटी थी, आपको पता होगा। इसके अलावा बद्रीनाथ, जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, तो वो भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो सर्वाधिक ग्लेशियर। अगला हिमालय जो है आपका नेपाल हिमालय है, जो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। किसके बीच है? काली से तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय फैला हुआ है? नेपाल हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। आप देखोगे इसकी खास विशेषताएं, अलग अलग विशेषता मिलेगी। ये सबसे अधिक ऊंचा हिमालय का भाग है, इसलिए तो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ देखो नेपाल और इसी भाग में मिल रही थी, ठीक है। महान हिमालय में उन्होंने पढ़ी थी, सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ इसी में स्थित है। तो ये सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाला भाग है, और किसके बीच? काली और तीस्ता। काली का ही नाम घाघरा भी है, शारदा भी है, ठीक है। ये भारत और नेपाल के बीच सीमा भी बनाती है। कुछ समय पहले भारत और नेपाल के बीच इस नदी को लेकर विवाद भी उभरा था, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो ये नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच स्थित है, ठीक है। और मैंने नदियाँ बना के अच्छे से बता रखी है। सिंधु नदी आ रही है, ये सतलुज आ रही है, ये काली आगे जाके गंगा में मिल जाती है, तीस्ता को ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और इनके बीच हिमालय पूरा अच्छे से वर्गीकरण कर रखा है। ये प्रादेशिक वर्गीकरण है, ठीक है। और लास्ट वाला हिमालय पढ़ेंगे अपन, कौन सा वाला? असम हिमालय, जो तीस्ता से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी, देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है उधर से, ठीक है। और इसकी क्या विशेषता मिलेगी? यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता मिलेगी, यहाँ हिमरेखा जो है उसकी ऊंचाई अधिक मिलेगी, और ये जनजाति बहुल क्षेत्र होगा। सर्वाधिक जैव विविधता क्यों? यहाँ पर मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है और सदैव वनों से ढका रहता है, तो जीव जंतु भी बहुत सारे पाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र यही है, ठीक है। इसलिए आपके इस क्षेत्र को पूरे को हॉट स्पॉट में भी शामिल किया गया है।
फिर हिमरेखा यहाँ ऊंचाई पे क्यों मिलती है? जब यहाँ ज़्यादा बारिश होगी, वन ज़्यादा होंगे, तो निम्न पहाड़ियों पे आपके बर्फ़ नहीं मिलेगी, बर्फ़ देखने के लिए बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा। इसलिए आपके सैलानी वगैरह अरुणाचल प्रदेश वगैरह में बर्फ़ देखने नहीं जाते हैं, वो जाते हैं हिमाचल जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और वहाँ पर आपके स्केटिंग वगैरह करते हैं। कभी सुना है जम्मू कश्मीर में जाके स्केटिंग, आपके अरुणाचल प्रदेश में जाके स्केटिंग कर रहे हैं? क्यों? वहाँ हिमरेखा की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और जब ऊंचाई ज़्यादा है तो कुछ पहाड़ियों पे मिलेगी, फिर चाइना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ जाने से मतलब है नहीं, तो अपन इधर ही घूमने जाएंगे। लेकिन प्राकृतिक रूप से किसी को घूमने जाना है तो कभी नॉर्थ ईस्ट देखने जाओ, बहुत बेस्ट है, नेचर से मिलन होगा आपका यहाँ पे। और जनजातियाँ बहुल है, आपने देखा होगा 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची पढ़ते हो, उसमें ज़्यादातर पूर्वोत्तर भारत के राज्य ही आते हैं, ठीक है। 6ठी में तो स्पेशल 4 राज्य रखे गए हुए, कौन कौन से आप पढ़ते हो? मेघालय, ठीक है, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, और 5वीं में और जनजाति क्षेत्र रखे गए, और दोनों के कुछ अलग अलग विशेषता हैं। और हाल ही में जो लद्दाख में मांग उठी थी वो 6ठी अनुसूची को लेकर ही उठी थी। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद भी होना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, तो वो भूगोल भी आपको कहीं ना कहीं उससे समझाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जनजातियाँ, यहाँ पर भी जनजातियाँ, ठीक है। तो आपको एक कुछ सामान्य जानकारियाँ भी मिलती रहती है। तो ये प्रादेशिक वर्गीकरण के माध्यम से भी अपन कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये प्रादेशिक वर्गीकरण, ठीक है। प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन, मेंस के भी क्वेश्चन इस प्रकार अपना देखोगे। आज ये सब डायग्राम देख लेना अच्छे से, ये सारी श्रृंखलाओं के डायग्राम पूरा अपनी कॉपी में बनाना है। फिर पर्वत चोटियाँ जिसमें महान हिमालय में सबसे ज़्यादा थी, ये भी बनाना आपको डायग्राम, ठीक है। फिर प्रादेशिक वर्गीकरण वाला भी बनाना है आपको, ठीक है। फिर हिमालय फ्रंट फॉल्ट भी बनाने हैं, सारे कौन कौन से हैं, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत वर्णन भी करना है मुख्य मुख्य पॉइंट के रूप में। इस प्रकार अपना ये आज हिमालय और यूँ कह सकते हैं अपन उत्तर और उत्तर पूर्व पहाड़ी या पर्वतीय प्रदेश का भाग कुछ कंप्लीट हुआ है। अगर कुछ बचेगा तो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।